मैम प्लीज़ हेल्प मी, मेरा एक बच्चा है 7 ईयर का, मेरे हबी को सेकंड बेबी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और मैं 1 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। मेरी सास टॉक्सिक है, अभी भी मुझसे लड़ाई की हुई है। मेरे पीहर में कोई जापे का कोई करने वाला नहीं है। सास गंदी गालियाँ देती है, फिर उन्होंने गाली लिख रखी है कि कैसी गालियाँ, एंड मैं ऐसे में क्या करूँ, प्लीज़ बताना। देखो, आपको बच्चा प्लान करना है या नहीं करना, इसके लिए ना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके फिज़िकल कंडीशन, आपका और आपके पति का रिलेशन, ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप करें या नहीं करें, है ना। आपका कोई जापा करने वाला नहीं है, इस आधार पे आप बच्चा प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेबी हम अपने दम पे कहना चाहिए प्लान करें तो ज़्यादा बेहतर है। और रही बात ये कि कोई नहीं करेगा तो हम कैसे करेंगे, अगर हस्बैंड वाइफ में बॉन्ड अच्छा है ना, तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अच्छे से संभाल लेते हैं, हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, अगर आपका मन है, आपकी फैमिली 2 बच्चों के साथ कंप्लीटेड फील होगी, केवल आपकी सास वाला इशू है, या सिर्फ आप इसलिए पीछे हट रहे हो कि आपका कोई जापा करने वाला नहीं है, तो इतनी स्ट्रेस मत लो। जब पति की इच्छा है तो आप उनसे एक बार क्लियर कट बात कर लो, क्योंकि अभी 1 मंथ प्रेगनेंसी, अभी आपके पास चॉइसेस खुली हैं, आप चाहें तो रखें, चाहें तो नहीं रखें, दोनों ही ऑप्शन हैं आपके पास। लेकिन आप अपने पति से एक बार अपना ये डर साझा कीजिए कि मुझे ये दिक्कत है, अगर मेरे जापे की जिम्मेदारी आप अपने दम पे पूरी कर सकते हो कि मैं करूँगा, जब तक तू शरीर से इस लायक नहीं हो जाती कि भाई जब तक घर का अपना, बच्चे का अपना देख ले, तो किसी और के आगे तेरे को नहीं ये जाना पड़ेगा कि मेरा कुछ कर दो। तो फिर मेरे ख्याल में अगर आपके हस्बैंड की इच्छा है और केवल आपका भी यही इशू है, तो फिर बजाय अपने हस्बैंड के साथ बात ख़राब करने के, आपको ये बच्चा रखना चाहिए, प्लान करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी तो आपको ये लग रहा है कि उनसे लड़ाई की भी है या वो कोई करेंगे नहीं। कई लोग ऐसे भी तो शादी में रहते हैं जिनके पास कोई है ही नहीं बड़ा करने वाला, क्या उनके बच्चे नहीं होते? होते ही है ना। तो केवल इस वजह से मत डिसीजन लो कि रखना है नहीं रखना है। अपना देखो, अपने पति का अपना देखो रिश्ता कैसा है और उनकी इच्छा कितनी प्रबल है। अगर आप नहीं करेंगी दूसरा बच्चा तो आपकी शादी स्मूथ चलती रहेगी या यहाँ कलेश शुरू हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जापा करने वाला कोई है या नहीं है, ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं है ना। तो ये अब मैं बैठी हूँ एपिसोड 149 के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि इसमें काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं, काफ़ी सारे, तो जो बहुत बड़े ना हुए मैं कोशिश करूँगी सभी का जवाब दे दूँ, और आई होप आपको अच्छे लगेंगे। फ़िलहाल मैं किन सवालों के जवाब दे रही हूँ, जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं चैनल, उनको बता दूँ कि यहाँ पर ये एक जगह है, एक एपिसोड हम बनाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर सभी महिलाएं हैं लगभग, और वो अपनी मन की जो भी उनकी उलझन है, जो समस्या है, वो यहाँ कमेंट के रूप में लिखती हैं, और मैं कोशिश करती हूँ साथ में हमारे जो फेलो व्यूवर्स हैं वो कमेंट के ज़रिए एक दूसरे को सलाह भी देते हैं। काफ़ी सलाहें बेहतरीन होती हैं और क्वेश्चन पूछने वालों की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मुझे लगता है यहाँ पर सॉल्व हो रही है। तो इसी उम्मीद में कि जो भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, स्मूथ चलेगी, क्लैरिटी आएगी उनके थॉट में, इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। मैम लात तो मेरे हस्बैंड को पड़ चुकी है। मेरे ससुर जी जो भी देते हैं वो अपने बड़े बेटे को देते हैं, वो खर्चा हमसे लेते हैं, लेकिन अपने बड़े बेटे की ही चिंता करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, जबकि वो प्राइवेट में अच्छा कमाते हैं। बस बेचारे बने हुए हैं। बहन भी यही चाहती है कि मेरे हस्बैंड अपने बड़े भाई को हेल्प करते रहें, बट अब पजल हो चुकी हूँ। दुख तो तब होता है जब मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट इनके घर वालों की वजह सेमाई नहीं, इनसे बुरी मैं बन चुकी हूँ, क्योंकि मुझसे गलत सहन नहीं होता। मैं तुरंत रिस्पॉन्स दे देती हूँ जब भी इनके घर वालों की बात आती है। मैं जब परेशान होती हूँ तो इनके घर वालों के बारे में बुरा बोल देती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मज़े ही गलत मानते हैं। कोई बॉन्ड नहीं है हमारे बीच, पैसों से भी गई और प्यार से भी। पति घर वालों पर पैसा उड़ाता है, लोन होते हुए भी, और बुरी मैं बन रही हूँ। भड़काने वाली बहन अच्छी बनी हुई है। देखो, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है कि आप जब गुस्सा होती हैं या जब इनके घर वालों की बात आती है, आप अपना आपा खो बैठती हैं, आप गलत बोल देती हैं। उधर वो लोग खेल रहे हैं माइंड गेम, ठीक है। वो एक पैसा से जो मदद कर रहा है लड़का, वो उसको अपने रखना चाह रहे हैं उसके साथ बढ़िया टर्म्स, ठीक है। तो वो लोग कभी भी उनसे ना तो उल्टा बोलेंगे, और आप जान के देखना कि मोस्टली केसेस में जो बहुत प्रो लेवल का माइंड गेम खेलते हैं ना, वो आपकी भी बुराई नहीं करेंगे आपके पति से,
तो आपके पति के सामने आप खुद को उनकी जगह रख के देखो, 2 जगह वो जा रहा है बंदा। एक जगह ये बंदी यानी कि आप हमेशा उनकी बुराइयां कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, उनके खिलाफ बोल रहे हो, उनको रोक रहे हो वहाँ जाने से। दूसरी साइड वो वहाँ जा रहा है, वो लोग उसे आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ अच्छा अच्छा उनको बोल रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं पैसे लेके उनके सामने, चाहे दिखावे का ही कर रहे हैं, लेकिन प्यार भी कर रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं। आप उस पिक्चर में हो ही नहीं। तो एक आदमी को सुकून कहाँ महसूस होगा वहाँ, क्योंकि उसका वो परिवार है। थोड़े पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन खर्चा तो वो अपने घर का भी चला ही रहे हैं। तो बीइंग अ ह्यूमन जो बीच में खड़ा, उसको क्या समझ में आ रहा है कि भाई पैसे मैं वहाँ भी दे रहा हूँ, पैसे मैं यहाँ भी दे रहा हूँ, लेकिन देखो ये लोग कितने अच्छे हैं, वो उसकी कभी बुराई नहीं करते, मुझे कितना प्यार करते हैं। और एक वो है जो घर पे जाते ही लड़ती रहती है और इनको बुरा भला बोलती है। हो गया क्लियर? तो आपको क्या करने की ज़रूरत है फिर? मुझे लगता है आपको सुनते सुनते खुद ही समझ में आ गया होगा कि जब आप इस तरीके का सीन आप अपने सामने इमेजिन कर लेंगी ना, तो फिर आपको क्या चाहिए कि भाई चाहे गुस्सा आए चाहे कुछ हो, पैसा देना वहाँ पर वो रोक नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट बंदे को रोको, अपने उसके साथ बिहेवियर अपना अच्छा रखो, ठीक रखो। और आपको पता है कि उनकी बुराइयां करने से उनको फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा, वो वहाँ जाना तो छोड़ नहीं रहे, उल्टा आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो फिर क्या ही फ़ायदा है? आपका जो भी सोचना है बुरा उनके बारे में, उसको अपने मन में रखो, कोई ज़रूरत नहीं है कहने की। जब उस चीज़ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, केवल नुकसान आपको हो रहा है, तो फिर कहना बेकार है। ठीक है? तो आप सबसे पहले अपने और अपने पति के रिश्ते पर काम करो। जो जो चीज़ें उन्हें बुरी लगती हैं आप उनसे नहीं डिस्कस करो। एक बार जब आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, आपका ना होना भी आपके पति को खलेगा कि भाई ये गुस्सा होगी तो अच्छा नहीं लगता। कि पहले एक इतना अच्छा एक उनको माहौल बना के दो तो सही, कि जब उन्हें ये समझ में आए कि जब मेरी पत्नी अच्छी तरह रहती है, खुश रहती है, तो कितना अच्छा रहता है हमारे घर का माहौल। लेकिन जब इसको कुछ दुख हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, किसी बात को लेकर ये नाराज़ है, इसका दिल दुख गया, तो हमारे घर का माहौल कितना बढ़िया था और वो सब कैसा ख़राब हो गया। वो चीज़ उनको फील करने के लिए पहले एक अच्छा फील दो तो सही। हम क्या सोच रहे हैं कि पहले हमारे हिसाब से चीज़ें हों, जब हम सब कुछ अच्छा करेंगे। अब वो हो नहीं रही, तो फिर अच्छा होगा कैसे ये बताओ? सोचते ही रहोगे कि वो कुछ करेंगे तब हम कुछ करेंगे। नहीं, अगर आपने ठानी है अपना घर परिवार ठीक करने की, तो सेट आपको करना पड़ेगा, स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको ही पहले शांत रह के अपने और अपने पति का रिश्ता अच्छा करना होगा, उस लेवल का जितना वहाँ पर है। तब वो शायद आपकी भी बात सुनेंगे, समझेंगे और उस बात को कंसिडर भी करेंगे। नेक्स्ट, हेलो दी, हस्बैंड ने ज़बरदस्ती जॉब छुड़वा दी। 20,000 कमाती थी, अब घर पर ही 2 दिन से सास ननद की बातों में आकर क्या करूं। बहुत मुश्किल से जॉब मिली थी, हॉस्पिटल में 8 महीने से काम कर रही थी। अब मुझे घर बैठा दिया, रीज़न ये दिया कि घर के सारे काम नहीं होते, डस्टिंग वो मैं डेली नहीं कर पाती थी। क्या करूँ दी, कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी को 12 साल हो गए हैं, बट हस्बैंड का माइंड चेंज नहीं हुआ, अभी भी सास और नंद की बातें मानते हैं। देखो, अगर आप थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन इसमें ले पाओ तो आप जॉब नहीं छोड़ो, गिन लो कि कौन कौन से काम नहीं होते और उनके लिए मेड रख लो। और दूसरी चीज़ के काम नहीं होते तो जो लोग घर में हैं, सपोज करो आपकी सास नंद हैं, तो ये भी तो कर सकती हैं। सिंपल। अगर थोड़ा सा बोल्ड हो सकते हो तो ये लॉजिक है नहीं। एक तो ये है कि हम तो नौकरी पे जा रहे हैं, हम कुछ करेंगे ही नहीं। एक है हम नौकरी पे जा रहे हैं इसलिए कुछ काम आगे पीछे हो रहे हैं, या फिर डेली नहीं हो रहे, कुछ दिन के अल्टरनेटिव उस पर हो रहे हैं, तो इट्स ओके ना। आपको खाना चाहिए 3 टाइम का, वो आपको मिल रहा है। और अगर आपकी माँ बहन जिनका आप इतना सुन रहे हो, अगर एक टाइम आपको गर्म खाना चाहिए, मैं नहीं हूँ, तो क्या आप अपने बेटे या भाई को एक रोटी बना के नहीं दे सकते उस टाइम पे? सिंपल। ये बात उन्हीं पे रखो ना, उन्हें भी तो अपने रिश्तों को टेस्ट करने की ज़रूरत है। आपकी नौकरी छुड़वाने का उनका एक वो है कि उन्होंने छुड़वानी थी, छुड़वा दी, लेकिन आप छोड़ रहे हो नहीं छोड़ रहे हो, अभी भी आप ही की चॉइस है। थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, लेकिन अगर इतनी अच्छी नौकरी है और बड़ी मुश्किल से मिली थी, तो मेरे हिसाब से तो मत छोड़ो। चीज़ें हो जाएंगी ठीक, लेकिन थोड़ा सा विरोध करना पड़ेगा, स्मूथ नहीं जाएंगी। नेक्स्ट, मेरी लाइफ में अभी कई प्रॉब्लम है एक साथ, पर उनसे मैं खुद को निकाल लूँगी आपकी वीडियो से। मेरा एक ही भाई है, वो आईसीयू में है दिल्ली में, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ही परेशान हूँ। पर दुख की बात यह कि मेरी दादी सास मेरे परिवार के बारे में बुरा बोल रही थी, तो ये मैंने सुन लिया और तब से मेरे दिल में एक अजीब सी नफरत अपने ससुराल वालों के लिए आ रही है। मेरी शादी को 14 साल होने वाले हैं, उनका अनेकों बार अपनी बुराई सुनी और कई तरह से दुख सहन गई। इस घर में
पर भाई बीमार है मेरा तो भी इन्हें चैन नहीं मिला। मेरे 5 साल हो गए, एक तो बिहार में आता ही कम है, कभी किसी का बुरा नहीं करता, उसके लिए बुरा बुरा बोलते हैं लोग। मेरे दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, मैं कई सालों से डिप्रेशन में थी, तो आपके वीडियो से मैं ठीक हो गई, दवाइयाँ भी लगभग ना के बराबर हो गया है। पर अभी के सिचुएशन में फिर से कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर स्पेलिंग गलत लिख दिया तो माफ़ कीजिएगा दी, आप मेरी फेवरेट हो, हमेशा रहोगी। देखो आपके भाई की जो आपके लिए अटैचमेंट है, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, जब घर में सब कुछ ठीक होता है, मुझे टाइम याद आ रहा है जब मेरे भैया बीमार हुए थे, घर में सब कुछ परफेक्ट होता है ना, तब भी आपको दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप परेशान रहते हो, है ना। तो अब आपके यहाँ तो क्या हो रहा है कि पहले से आप परेशान थे, अभी ठीक हो, लेकिन फिर इस टाइम पे आपको उनकी बातें पहले से ज़्यादा चुभ रही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो सकता है वो जैसे नॉर्मल रहते हैं ना वैसे ही रह रहे हैं। अब उनमें इतनी तमीज़ नहीं है कि अगला आईसीयू में पड़ा है वो तब भी बोलना बंद नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब आपके मन में जो भी चीज़ें हैं ना ये रहेंगी। अगर आपके भैया बिल्कुल ठीक होके जब तक नहीं आ जाते ना, जब तक ये चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर पाओगे और ये चीज़ें असर भी आप पे ज़्यादा करेंगी। लेकिन अगर आप ये एक चीज़ मन में दोहराते रहो कि ठीक है इट्स टेम्परेरी, जो ये बोल रहे हैं वो इनका परमानेंट है, लेकिन जो मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो टेम्परेरी है, इस टाइम मेरा माइंडसेट ऐसा है। तो आप ना उनको बस यही करो कि भाई कुत्ते भौंक रहे हैं, है ना, तो आप कितना उन पर रिएक्शन दोगे। एक टाइम के बाद आप सिर पे तकिया लगा के सो ही जाओगे कि यार भौंकने दो, ये तो चुप ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से अभी सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई के लिए, और ये जो कर रहे हैं इनके कर्मों का हिसाब समय पर, कर्मा पर, भगवान पर छोड़ दो। जो भी करवा रहा है ना, ये भी कहना चाहिए उनका प्रारब्ध है, लेकिन आप फिलहाल जो आपके लिए सही चीज़ है करने की वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पूजा अर्चना प्रार्थना, उनका ध्यान करो, स्मरण करो कि वो आपके भाई को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। और ऐसा करने से ना सिर्फ आपको इनके तानों को झेलने की, उन्हें अवॉइड करने की शक्ति मिलेगी, उल्टा आपके भाई की भी रिकवरी में श्योरली मदद होगी। लोगों की दुआएं बहुत काम करती हैं, तो जब आप अपने भाई के लिए बात करोगे, भगवान से बात करोगे ना, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी को 5 साल हुए, एक बेटा है 3.5 का, हस्बैंड ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, सास ससुर ने अलग कर दिया, इसी वजह से उनका कोई मतलब नहीं है हमसे, शराब पीते हैं और गाली देते हैं सबको, मुझे भी, मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई, कहीं सुधार नहीं, मायके का सपोर्ट बहुत है। अब मम्मी बोल रही है अगर किसकी ज़िंदगी बचानी है तो गाँव से निकल, दिल्ली चली जा, वहाँ मेरे भाई बहन रहते हैं, अनमेरिड जॉब करते हैं, वहीं सिलाई का काम कर ले। यहाँ भी सिलाई करती हूँ, काम अच्छा चल रहा है, 2 भैंस का चारा भी लाकर नहीं देते, 2 बार मैं खुद जाकर लाई हूँ चारा, यहाँ कोई लेडी जंगल नहीं जाती, मुझे शर्म आती है, सब करते हैं शराबी के पीछे, जीवन खराब है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, यही रहकर इंतज़ार करूँ पति के सुधरने का, या मम्मी की सुनकर यहाँ से चली जाऊँ, भैंस बेचकर, हस्बैंड नहीं रह सकते एक दिन मेरे बिना, साथ जाएंगे या पीछे से आ जाएंगे, वही मैकेनिकल डिप्लोमा है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, मम्मी को विश्वास है शराब छोड़ देंगे, वहाँ जाकर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, घर में कोई कमी नहीं है लेकिन शराब के आगे सब बेकार, प्लीज़ आंसर देना दी, आप मेरी जगह होती तो क्या करती। अगर आपकी मम्मी को इतना भरोसा है कि वहाँ जाकर वो चेंज हो जाएंगे और आप यहाँ पर पहले से स्ट्रगल कर रही हैं और चेंज नहीं हो रहा चीज़ें, तो अगर मैं आपकी कंडीशन में होती तो शायद मैं एक चांस देती खुद को कि चलो वहाँ जाके देख लेते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है जगह बदलने से। तो सुन लीजिए अपनी मम्मी की बात, मैं भी, है ना, इसी तरीके से रास्ते बदलती है ज़िंदगी। नेक्स्ट, दी, मेरी शादी को 2.5 साल हो गए और मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है, उनके साथ में ही हूँ अभी, तो मेरी सासू माँ है वो केवल अपनी बड़ी बहू को ज़्यादा पसंद करती हैं, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हमें कुछ नहीं पता होता। अभी कुछ दिन पहले बाइक लेके आए, हमें नहीं बताया, फिर अब कल गाड़ी लेके आए, हमें नहीं बताया। मेरे हस्बैंड को 17 लाख रुपए कर्ज दे दिया, तो वो हर महीने किस्त कटवाते हैं, और बड़ा बेटा कोई पैसा नहीं देता, और हमारे एक प्लॉट भी था 19 लाख का बेचा, और पैसे में सासू माँ ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने पास रख लिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अपने बेटे का कर्जा उतारें, यह तो बजाय भर रहे हैं और वो उधर आराम से ब्याज भर रहे हैं और आराम से उड़ा रहे हैं। मैं क्या करूं, प्लीज़ रिप्लाई। कोई कदर नहीं हमारी, हमारे घर में अभी प्रेगनेंसी भी प्लान करनी है, पर टेंशन ही रहता है, उससे हमारे बीच झगड़े होते हैं। देखो ये पैसे का हिसाब किताब ना, मुझे ये लगता है, देखो जो बंदा कर्ज ले रहा है, किस्त कटवा रहा है, उनको लगता होता है कि भाई इसका किस्त का एक हिसाब बन गया है और ये अपना महीने की किस्त जो है वो दे रहा है, उसका घर का खर्चा चल रहा है उस हिसाब से, तो उनको लगता है अब ये बल्क में आ गया ना तो क्यों इसका कर्जा उतारे, उसका तो सिस्टम बना हुआ है, इसको अपनी सिक्योरिटी के लिए रख ले। ये एक्स्ट्रा सुरते लोग होते हैं। तो मुझे हमेशा गलती ना उन एक्स्ट्रा सुरतों की नहीं लगती, उन पागलों की लगती है जो अपना पागल बनवाते हैं।
इमोशनल फूल होना और इमोशनल होना अलग अलग चीज़ें हैं। रिश्तों के लिए खड़े रहो, जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो ना उनकी मदद करो, लेकिन इसलिए खुद तो मजबूत रहो कि जब उनको ज़रूरत हो तब आप मदद करो। अब आदमी हर टाइम ही अगर खड़ा हो गया कि जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, भैया करेगा, तो भाई ऐसे नहीं होता। और ये हर 10 में से 8 लोगों की यही प्रॉब्लम है, उन्हें समझ में नहीं आता। बीवी को दिख रहा है कि मेरा और मेरे बच्चों का फ्यूचर जा रहा है, वो कह रही है, तो घर में कलेश हो रहा है। खुद क्यों नहीं नज़र आता ये चीज़ कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, भाई पहले उनका फ्यूचर सिक्योर कर लो। तुम्हारे पास इतनी रेल पेल है तो फिर भरो। भरना क्या मतलब, दो जिसे देना है, खर्च करना है अपने माँ बाप पे, भाई बहनों पे, करो। लेकिन जो तुम्हारी एक्चुअल जिम्मेदारी है, कल को कोई मर गया आदमी, मुझे ये नहीं समझ में आता, इतनी मोटी सी बात नहीं समझ में आती, जब कोई इंसान मरता है सबसे ज़्यादा फ़र्क उसके बीवी बच्चों पे पड़ता है, ना माँ बाप पे पड़ता, ना भाई बहनों पे पड़ता। फिर भी पूरी ज़िंदगी में से 75% ज़िंदगी उन्हें वहीं पर घुसे रहना है। मैं ये नहीं कहती कि वहाँ पर मत करो, लेकिन जो तुम्हारे से बंधे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी बिल्कुल तुम्हारी ही है, अकेले, अगर कोई और ना भी उठाए, पहले उनका तो कर लो, उन्हें अच्छे से रखो, उनका फ्यूचर प्लान करो, फिर जाओ। मना थोड़ी कर रहे हैं, और अच्छा लगेगा। आप जितना कर रहे हो आपकी पत्नी भी आगे बढ़ के करेगी, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उसका पेट आपने भर दिया। लेकिन नहीं, अब इसमें पत्नी बोले तो बुरी, ये पता नहीं, मुझे सिस्टम समझ में नहीं आता लोगों का, मतलब लोगों का क्या, इन मर्दों का। बाकी सब समझ में आता है, इन लोगों को ये क्यों नहीं दिखता, ये क्यों जाके पत्नी को बताना होता और वो फिर बुरी बनती है। इतनी सामान्य बुद्धि से खुद क्यों नहीं काम ले लेते कि भाई जिसे मैं ब्याह के लाया हूँ पहले मैं उसका सिक्योर कर दूँ फ्यूचर भी, सब कुछ, देन मेरे बच्चे हैं, इनका अच्छे से सब कुछ कर दिया, फिर मेरे पास है भाई, मैं अपने माँ बाप का भी कर दूँ। या फिर ये कंडीशन हो आपके माँ बाप या भाई बहन बिल्कुल भाई है ही नहीं किसी लायक, वो आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर जैसे आदमी अपने बच्चों को करता है उनका भी करता है। लेकिन ये गलत है कि कर्जा एक को दिलवा रखा है, वो दे रहा है, उधर दूसरे को भर रही हैं, प्लॉट बिका तो उसका कर्जा नहीं चुकवा रही, अपना कर रही हैं, ये गलत ही है ना। अब ये आपके हस्बैंड को क्यों नहीं नज़र आता, ये चीज़ आपके साथ नहीं है, बहुतों के साथ है। अब ऐसे में मैं हमेशा सलाह क्या देती हूँ कि अगर पति इस कदर आंखें मूंदे हुए हो ना, तो भैया थोड़ा सा डेयरिंग डिसीजन है, लेकिन पत्नी को मुझे लगता है खुद कमाना चाहिए, और अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, उसके लिए उसे खुद फंड क्रिएट करना चाहिए। पति बोले तो सीधे बोल दो कि भाई तुम जैसे जा रहे हो हमें नहीं लग रहे आसार ढंग के, अब हम वहाँ जाने के लिए, पैसे भरने के लिए आपको रोकेंगे तो फिर हम बुरी बहू बन गए। इससे अच्छा ये है कि हम भी कमा लें, एक जने की वहाँ चढ़ रही है पूजापा पूरा, कम से कम दूसरे की से ही कुछ फ्यूचर जुड़ जाएगा, ये बेस्ट होता है। ना आप लड़ोगे ना कुछ करोगे, और आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। जब कभी आपके पति को अकल आनी होगी, प्रभु देंगे तब आ जाएगी। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं अपने पति ससुराल वालों से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? अगर मैं कुछ कहती हूँ सास को तो वो कहती है सभ्यता से बोल, और मेरे पति वही चीज़ मुझे कहते हैं तो कुछ नहीं, और सास के झूठ बोलने पर भी उनकी साइड लेते हैं, मुझे झूठा बताते हैं। और जब मैंने कहा कि मैं तुमसे इस चीज़ की उम्मीद तो रख सकती हूँ कि तुम सच को सच और झूठ को झूठ कहो, तो कुछ कहा नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा, ये सारे एक तरफ हो जाते हैं और मेरे पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं रो रही हूँ या मुझे बुरा लग रहा है, नॉर्मल रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्या करूँ? ये भी हर दूसरी शादी में होता है। उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि अगर मैं सबके सामने अपनी पत्नी के रोने जीतने से फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई दूंगा तो लोग मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे, तो वो अल्फ़ा मैन बन के दिखाना चाहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी पत्नी रो रही है या जग रही है, सो रही है, क्या कर रही है। और उनको सही में भी ऐसा नहीं कि वो सारी एक्टिंग है, एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अब ऐसे में पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी को एक डिटैचमेंट की ज़रूरत होती है ऐसे टाइम पे। उसको ये मानना चाहिए कि वो एक इंडिविजुअल है, उसकी सिर्फ शादी हुई है इस आदमी से, उसकी सांसें वही ले रही है, उसका खाना वही खा रही है, ठीक है, वो एक अलग इंसान है, उसका पति एक अलग इंसान है। एक प्रो लेवल होता है कि भाई उनका इतना प्यार हो गया कि एक को आप कुछ कह रहे हो दूसरा बोल रहा है, अभी आपका वहाँ पर लेवल नहीं पहुँचा। तो जब जब आपके साथ कुछ गलत होता है, आप ये भूल जाओ कि आपका पति आपको सपोर्ट करेगा। आपको जितना लग रहा है बोलना है या मुझे अपना स्टैंड लेना है या मुझे इस चीज़ के लिए मना करना है कि मेरे को ये काम नहीं करना, वो आपको ही करना है। और इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि जिस दिन आप उन 4-5 को मना करोगी, आपका पति भी आपकी साइड से कूद के सामने ही बैठा दिखाई देगा। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो इस चीज़ के लिए।
तो अगर आप जो बात कह रही हो वो बिल्कुल सही है, जायज़ है, तो आपको उसके लिए अड़ना अकेले ही पड़ेगा, जब तक कि आपके पति को ये समझ ना आ जाए कि भैया ये जो कह रही है अगर वो सही है, अगर वो सही है क्या कि ये सही बात के लिए अड़ती है। जब तक आपके पति की नज़र में आपकी इमेज ये ना बन जाए, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि मुझे अकेले ही अपने लिए लेना पड़ेगा ये स्टैंड, ठीक है। बाकी इस चीज़ में जितनी जल्दी आप उम्मीद छोड़ दोगे ना, इसका एक फ़ायदा होगा। देखो, एक तो जो चीज़ आपको बुरी लगेगी आप खुद सॉर्ट कर लोगी, आप किसी की तरफ मुंह नहीं देखोगी। दूसरी चीज़, अब आपकी आपके पति से एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई ना, तो झगड़े में कुछ हो रहा है, आप उनसे उम्मीद ही नहीं रख रही कि वो आपके साइड से बोलेंगे, और आपकी उम्मीद जब है नहीं तो टूटेगी कैसे। तो सरप्राइजिंगली आपके और आपके पति के बीच के झगड़े बहुत कम हो जाएंगे, जो होंगे आपके इन लॉज और सास नंदों में होते रहेंगे। जब आपके पति आपको बोलें, आपके पास सीधे कहने का है कि देखो, जब मेरे और उनके बीच में आप मेरी साइड से नहीं बोलते तो ठीक है, मैंने मान लिया उस चीज़ को, अब आप उसकी साइड से भी ना बोलो, लेट मी हैंडल दिस अलोन। अब आप अलग रहो, आपको चाहिए आप उनके साथ बैठ जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रही हूँ। जिस दिन आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए उस दिन आप मेरे से बात कर लेना, ठीक है ना। तो वही, जब तक कोई हमारा साथ नहीं दे रहा तब तक हम अपने साथ खुद रहते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी बहन की शादी को 18 साल हो गए, उसके ससुराल में उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। 3 महीने पहले मेरे बहन और जीजा जी में झगड़ा हुआ तो वह मैके आ गई, उससे नंदे उसके लड़ने घर आए और एक शादी फंक्शन में गए तो वहाँ भी उससे झगड़ा कर दिया। तो मेरी बहन ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उसके 20 दिन बाद मेरे बहन के ससुर की डेथ हो गई तो किसी ने खबर भी नहीं करी। पता लगा तो मेरे मम्मी पापा उसे ससुराल लेकर आ गए। ना मेरे जिया जी ने रोका ना किसी बात कही। नन्ने कह रही हैं मेरी बहन की वजह से ससुर जी मरे हैं। देखो, ये ना टाइमिंग बहुत गलत हो गई, बहुत ज़्यादा। भाई अब पुलिस, मान लो किसी परिवार के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट होती है और उस टाइम पे उस घर का कोई बुजुर्ग डेथ हो जाती है उसकी, ऑब्वियसली एलिगेशन वही जाता है कि भाई स्ट्रेस लेगा या कुछ हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइम आपकी बहन कुछ भी कहेंगी वो सब मायने नहीं रखता, और आगे भी जाके वो कब तक माफ़ कर पाएंगे उस चीज़ के लिए उनके हस्बैंड, मुझे नहीं पता। क्योंकि देखो, माँ बाप का जाना ना कोई छोटी बात नहीं होती, भले हमारी गलती है, लेकिन अगर मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि मेरी माँ या मेरा बाप इसकी वजह से गया है, मैं शायद उस इंसान को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो अभी आपकी बहन के पास ना ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, जस्ट स्टे बैक। और अगर उनकी मन है कि उनकी शादी आगे चले, ये वो भगवान से प्रार्थना करें, और कभी अगर वहाँ से कुछ बात होती है या कभी सामना आमना होता है तो अपने हस्बैंड से उसी तरीके से बहुत ही पोलाइट वे में पेश आएँ कि ये मान के कि उनकी नज़र में भाई बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, दुखी हैं वो। तो एक परिस्थिति बनी है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से आपकी बहन के खिलाफ है, तो इन्हें कहीं ना कहीं बैकफुट पे रहना पड़ेगा जब तक कि स्थिति सामान्य सी ना हो जाए उनकी तरफ से। नेक्स्ट, दी, ससुर जी मायके नहीं जाने देते, ना सास की सुनते ना हस्बैंड की। मेरे पेरेंट्स फ़ोन लगा के बोलते हैं तो मना करते हैं, जबकि हमारी कास्ट में और एरिया में 1-2 महीने मैके जाना बहुत नॉर्मल है। माई एज 23। भाई अगर मेरे पति को दिक्कत नहीं है और मेरी सास भी कहीं ना कहीं कोई कुछ इशू नहीं है तो मैं तो ना सुनूंगी ससुर की। अगर उनमें हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ बोलने की, मेरे को जाना है मेरे घर, मैं तो खुद चली जाऊंगी ना। फिर सीधी बात, लॉजिक बताओ क्यों नहीं भेजना है, या तो कारण समझाओ। लेकिन अगर एक तानाशाही है कि मैंने कहा है इसलिए नहीं जाएगी, तो भाई हम तो नहीं रुकेंगे, कोई भी नहीं रुकता। अब वो ज़माने ही नहीं है। छोटे बच्चा भी होता है यार, 9-10 साल का क्या, 4-5 साल का क्या, 12-13 साल का क्या, आप उसको भी बोलोगे ना मैंने कहा इसलिए, वो भी नहीं सुनेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। तो आप तो दूसरे घर से लाई हुई लड़की हो, आप किसी के पिता की, भले वो आपके ससुर अब बन गए, इतनी तानाशाही कौन किसकी झेल रहा है। तो या तो एक्सप्लेन करो कि क्यों नहीं जाना है, अदरवाइज हम जा रहे हैं। नेक्स्ट, आंटी सॉरी, मैंने आज शायद गलत क्वेश्चन किया आपसे, सास ससुर को बुलाने वाला। गलत क्या भाई, सोशल मीडिया पे हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन बात वही है कि मेरे को कोई वो नहीं है, थॉट प्रोसेस है सबका। मुझे ऐसा कोई मन में नहीं है, जिसका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मैं सिंपली रिमूव ही कर देती हूँ उसको,
और अति कर देता है तो उस बंदे को आगे के लिए ऐसा इसमें फंक्शन है कि आप चैनल पे कमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो वो मैं कर देती हूँ। हर चीज़ का जवाब देना या हर चीज़ पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, और यही मैं आप लोगों को भी सलाह देती हूँ। तो ठीक है, जिसको जैसा लगा उसने सोचा लिख दिया, स्वतंत्रता है इतनी। नेक्स्ट, सब कहते हैं जॉब कर लो हस्बैंड सब ठीक हो जाएंगे, क्या कोई गारंटी है? पहले भाग करके जॉब वाले से शादी करो, अब जॉब की तैयारी करो। हद है भैया, ये कोई वो थोड़ी है जॉब। मेरे ख्याल में तो यार, मेरे को हमेशा से लगता है, ऐसा नहीं कि मैं जॉब में हूँ, जब मैं जॉब में नहीं भी थी ना, अनमेरिड टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरा तब से मानना यही था कि लड़कियां जॉब क्यों नहीं करती। मतलब उनके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए, उनके लिए भी जैसे लड़के का है, हमारे यहाँ तो है एटलीस्ट, कि चाहे लड़का बड़ा हो के उम्र उसकी कितनी भी हो जाए, जब तक वो ढंग से कमाने खाने नहीं लगेगा परमानेंटली कहीं से, तब तक उसकी शादी का नहीं सोचा जाता। तो लड़कियों के लिए क्यों नहीं है? लड़कियों के लिए भी क्राइटेरिया होना चाहिए। पहले पैसे कमाना सीखो, बाद में घर जाके करो नहीं करो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ना नौकरी करनी ज़रूर चाहिए। और शादी में जाके अभी हमने मान लो नहीं करा वहाँ पे, लेकिन हमें पता होना चाहिए पैसे कैसे कमाने हैं। इसका आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। आपको कोई भी पैर की जूती समझने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई ये सक्षम है अपना खर्चा खुद निकालने में, ये मतलब मेरे ऊपर आश्रित नहीं है। तो आपकी इज्जत अपने आप होने लगती है यार, कुछ भी कहो लेकिन फ़र्क पड़ता है। तो ये कोई वो नहीं है कि पहले भाग के उनसे शादी करो फिर अपनी। अब आकर आपका सब कुछ स्मूथ चलता रहता तो ठीक था, अब नहीं चला। अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए अगर यही ऑप्शन है कि भाई मैं निकलूँ बाहर पैसे कमाऊँ, तो मैं कमाऊँगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और अगर मेरे बस की नहीं है वो डबल मेहनत, तो फिर रहो जैसे रह दो। अगर चेंज करने का एक रास्ता हमें दिख रहा है, हमें उस पर नहीं चलना, तो हम फिर रहें उस स्थिति में जिसमें रह रहे हैं। फिर हम कंप्लेंट करें या नहीं करें, उसे कोई सुनने वाला नहीं जब हम ही अपनी नहीं सुन रहे। नेक्स्ट, दी मेरी गॉल ब्लैडर में पथरी है बहुत सारी, मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, काम नहीं कर पा रही, क्या मैं ऑपरेशन के बाद ठीक हो सकती हूँ और पहले की तरह काम कर पाऊँगी? क्या परहेज ज़रूरी है? कितने दिन बाद काम कर सकते हैं? अच्छे से बताना। सब बताती हूँ। पहला, क्या मैं ऑपरेशन के बाद ठीक हो सकती हूँ? जी हाँ, हो सकती हूँ। मुझे भी यही लगता था कि मैं ऑपरेशन के बाद और डल हो जाऊँगी, लेकिन ऑपरेशन के बाद दोबारा मेरा शरीर वापस 5-6 साल पहले वाला जो था वो हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़, पहले की तरह काम कर पाऊँगी? बिल्कुल कर पाओगी। और क्या परहेज ज़रूरी है? हाँ, परहेज ज़रूरी है, आपका शरीर अलाउड करेगा। मैं कर रही थी शुरू से परहेज, मेरे डॉक्टर ने बोला कि तुझे कुछ परहेज करने की ज़रूरत नहीं है, और एग्जैक्टली उसके 3 साल तक भी समझो मैंने सब कुछ खाया है, सब कुछ जो मैं पिछले 10 सालों से नहीं खा पा रही थी वो भी। लेकिन अब आके जब ये 45 शुरू हुआ है ना, तब मेरे को दिक्कतें होनी शुरू हुई हैं दोबारा। तो अब मैं दोबारा परहेज पे आई हूँ कि मैं एक लिमिट में, और कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जो मैं नहीं खा सकती, अगर मैं खा रही हूँ तो मुझे परेशानी हो रही है। अदरवाइज़ बिल्कुल बढ़िया शरीर चल रहा था। तो जो ओवर एज हो जाते हैं उनकी है भाई पाचन क्षमता वैसे ही कमज़ोर है, फिर गॉल ब्लैडर निकल गया, उनके साथ हो सकता है दिक्कत ज़्यादा है। लेकिन यंग लोगों के साथ अगर है स्टोन, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि बिना मतलब देर करे के अलावा आप फटाफट सर्जरी कराओ, आप ज़्यादा ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक होगे, इस दर्द से छूटोगे जो रोज़ का होता है। नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन है, मैं स्कूल में जॉब करती थी प्राइवेट, अब छोड़ दी है, मैंने ट्यूशन करती हूँ, अब बहुत स्ट्रेस था वहाँ और बेटी 6 साल की है, उसका स्कूल चेंज किया तो टाइम की दिक्कत होती थी। स्कूल में मेरे जो टीचर फ्रेंड्स हैं उसमें से एक बेस्ट है 44 एज, माई एज इज़ 29, बट अब वो मुझे ताने देती है। घर में कहती हूँ क्या वो हो 6 महीने से घर बैठी हो, जबकि 2 महीने ही हुए हैं उनकी ग्रेजुएशन की बेटी घर पर बैठी है, उसका कुछ नहीं, फ्रेंड्स मिलते हैं, हम तो सब मुझे पसंद करते हैं, तो सबके सामने मेरा मजाकिया नीचा दिखाने का ट्राई। फिर बोलती हैं तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती। सिंपल आपको यही तो बोलना है, इट्स माई लाइफ माई चॉइस। 6 महीने से घर बैठी हो, सिंपल बोलो आप तो नहीं खिला रही मैडम मुझे, मेरे खर्चे आप दे रहे हो क्या? हंस के ही कह दो, जैसे वो कह रहे हैं यार। मेरे को तो हमेशा लगता है इतना मुश्किल नहीं होता, जैसे वो कह रहे हैं उसी टोन में आप भी बोल दो ना। सुनने वालों को सब समझ में आता है कि जवाब दे दिया, लेकिन अगला आदमी आपको ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने बोला, क्योंकि जो उनने बोला आपने बिल्कुल उसी टोन में जवाब दिया। तो यही तो कहना है कि आपसे थोड़ी ले रही हूँ। अगर इतना भी नहीं बोलना तो यार मेरा डिसीजन है, मुझे नहीं करना, बस सिंपल। नेक्स्ट, दी मेरे सास ससुर अल्कोहलिक हैं, ताना मारना, काम में कमी निकालना, लोगों के सामने बेइज्जत करना सब करते हैं।
ये सब देख के पति ने डिसाइड किया हम अलग हो जाएंगे। जब से अलग हुए 1 महीना हो गया अलग हुए। अभी मेरे सास ससुर मेरे 12 साल के बेटे को हर छुट्टी में हर वीकेंड पर अपने पास बुला रहे थे। उन लोगों की गंदी आदत है, बच्चों को पैसे दे देते हैं, हाथ में 7 साल की बेटी भी उसका वास्ता नहीं करते, हमेशा पोता पोता करते हैं। डर लगता है कहीं बिगड़ ना जाए, मुझसे दूर भी कर दें। मेरे बेटे और इसके दोस्तों को भी घर बुलाते हैं, फ़ोन देखने लगते हैं। पति भी कुछ नहीं बोलते, दादी के पास ही तो है, कहते हैं पहले से बहुत बदल गया है मेरा बेटा। मैं समझ सकती हूँ क्या हो रहा होगा, लेकिन आप पता है क्या करो, अब ना चाहते हुए भी आपका एक कंपटीशन है अपने बेटे की नज़र में कि आपके दादी दादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपकी मम्मी। आपको वो चीज़ खेलनी भी पड़ेगी, चाहे आप चाहो ना चाहो। ठीक है, तो एक हफ्ते में 1 दिन वहाँ जा रहा है बच्चा, सारी गलत आदतें वहाँ पे सीख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप मत भूलो कि 6 दिन आपके पास है ना। अपने बेटे से अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखो, उससे बातें करो। जब वो आए, जब वो आपके पास रहता है, तब उसको निगलेक्टेड फील ना करने देना। और अपने घर में भी ना चीज़ें, उसको फ़ोन है, टीवी है, देखने दो लिमिट में। अच्छी चीज़ें दिखाओ, उसको फ़र्क पता लगेगा कैसा फील हो रहा है। ठीक है ना। उसके दोस्तों के बारे में बात करो तो उसे ये ना लगे कि मम्मी तो कुछ भी नहीं करती या कुछ भी नहीं सुनती, मेरा दादी बाबा बहुत सुनते हैं। कहीं ना कहीं वो दोनों में पजल्ड सा रहे कि यार दोनों ही अच्छे हैं, वो एक का नाम ना ले पाए। तो कुछ दिन की मेहनत है, लेकिन एक कहावत है, पानी झील में ही मरता है। आपका बच्चा है, कहीं नहीं जाएगा, खून का रिश्ता होता है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बच्चा है। जहाँ उसको अच्छी आदतों की बजाय बुरी आदतें और चिल करने को मिलेगा ना, वो वहाँ धुलक जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहो। बाकी पति से कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कई बार आप ये भी कर सकते हो ना कि जिस दिन वहाँ जाना है भाई, आप हफ्ते में ना भेज के 15 दिन में भेज सकते हो, अगर आपका कहीं प्लान बन रहा है, कुछ है ऐसे भी। मतलब बच्चे ना बड़े स्वार्थी होते हैं, मैं सही बताऊँ, उनको जहाँ मज़ा आएगा ना वो वहीं लुढ़क जाते हैं कि इधर हो गए इधर हो गए। तो आप उसको इतने मज़े कराओ कि उसका ध्यान उधर अपने आप ही कम हो जाए ऑटोमेटिक। नेक्स्ट, हेलो दीदी, हम 3 भाई बहन हैं, मेरी और भाई की शादी है। छोटी बहन माँ साथ में रहती हैं। मेरी माँ डिवोर्स ले रही पापा से, उनका कोर्ट केस चल रहा है। इन्होंने माँ को बहुत सताया मारा, उनके जुल्म से तंग आकर वो डिवोर्स ले रही हैं। मेरी बहन ने मेरे पति के पास चिट्ठी खेला, लेकिन हम कुछ 1-2 साल से लोन की वजह से बहुत तंगी में हैं, इस वजह से बहन के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। मुझे पता है माँ बहुत टेंशन में है, कोर्ट केस एंडिंग में है, तो बहुत बुरे से बात किया। कुछ भी हो पैसे अरेंज करो, अगर नहीं हुआ तो मैं मार जाऊँगी, केस नहीं जीत पाई। वैसे भी ने कुछ हेल्प नहीं किया, माँ तो अब तक कुछ काम भी नहीं करता है, बीवी के कमाई में रहता डिवोर्स के बाद। जब भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो भाई, माँ और बहन को मिलेगी। मुझे सही बताऊँ तो आपका कोर्स, ये क्वेश्चन ना समझ में नहीं आया। मतलब मेरी और भाई की शादी है, आपने शुरू में तो ये कहा है ना, तो या तो ये है कि आप शादीशुदा हो, छोटी बहन माँ के साथ रहती है, उनको पैसे की ज़रूरत है, आपने उनसे पैसे ले रखे हैं या वैसे मांग रही हैं, और अब आप पैसे नहीं दे पा रही, तो वो थोड़ा गलत तरीके से बोली। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको समझ में आ रहा है कि उनके ऊपर एक प्रेशर है। तो भाई किसी तरीके से इंतजाम करके अगर दे सकते हो पैसा तो दे दो, अगर कर्जा है तो फिर तो किसी भी कीमत पे दे दो। लेकिन अगर मदद करने वाली भी बात है और आपको लग रहा है कि भाई कर दूं, तो जितना आप झेल सको, जो वहाँ से वापस नहीं भी आए तो आपको फ़र्क ना पड़े, उतने पैसे आप कर सकते हो। नहीं तो अगर उधार लेना है तो आप उधार लेने वालों को पता बता दो कि भाई मेरे पास तो है नहीं, इनसे ले ले। गारंटर किसी के बनना मत, क्योंकि आप कह रहे हो जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो आप कहीं हो ही नहीं उसमें। तो अगर मैं सही समझी हूँ तो यही करो कि अगर उनका कर्जा लिया हुआ है तो भाई चुकाओ कैसे भी करके उनकी ज़रूरत के टाइम पे। नेक्स्ट, एपिसोड 147, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। बट मेरी सास की इन हरकतों से अब मेरा मन नहीं करता उनके सेवा बहा करूँ इन फ्यूचर। अभी वो देवरानी के साथ रहती हैं, इन फ्यूचर क्या मुझे भी उनका काम करना चाहिए, मना कर दूँ? प्लीज़ रिप्लाई। मुझे बोलती थी मेड रख ले अपने बच्चे के लिए, हर बात पर सुनाना, लेकिन अब तो बिल्कुल फिट और ओवर एक्टिव हैं, ऐसा लग रहा है अब जवान हो गई हैं। हस्बैंड से अपने दिल की बात बोलूँ तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि गलत हुआ, बट जब कुछ बात होती है तो बोलते नहीं। देखो अब आपकी कंडीशन ना ऐसी है कि आप कंप्लीटली फ्री हो हर तरीके के रिएक्शन के लिए। आपका मन करे कर दो, आपका नहीं मन करे मत करो, लेकिन जो सही से आपका मन में इच्छा है वही करो। अपना मन मार के उनकी सेवा करना कोई ज़रूरी नहीं है, अब आप उस जोन से बाहर निकल चुके। लेकिन सलाह के तौर पे अगर कहूँ तो देखो, जितनी जल्दी सारी चीज़ें भूल के, अगर सामने से कुछ काम पड़ गया, कुछ छोटा मोटा आपने कर दिया,
आपको खुद को लाइट फील होगा। बदले में उनसे किसी मीठी बात, किसी तारीफ या किसी भी फेवर की उम्मीद मत करना। मान के चलो कि वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगी, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई चीज़ ऐसी आती है चॉइस कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, तो मेरी मानो उस टाइम पे पीछे मत हटना। करने के बाद आपको खुद को अच्छा फील होगा। नेक्स्ट, दीदी मैं अगर अपनी बेटी के साथ बैठकर पढ़ाई तभी पढ़ती है, घर में काम करूँ और टाइम ना मिले तो उस दिन बोलने पर भी नहीं पढ़ती। गुस्सा हो जाऊँ तो मदर इन लॉ के पास जाकर छुप जाती है। एकदम तंग आ चुकी हूँ, कैसे उसे बोलूँ पढ़ने। खुद से क्लास 4 में एंड 9 साल की है, प्लीज़ रिप्लाई दी। देखो क्लास 4 तक मैं बताऊँ आपको, क्लास 5th तक मैंने अपने बच्चे पूरा टाइम जितना भी उनका कोर्स रहता था सब कुछ है मैंने खुद पढ़ाया है, ठीक है। तो अभी वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा है कि आप नहीं कर रही उसके साथ बैठ के, तो वो नहीं पढ़ रही, तो काम छोड़ो, उसके साथ बैठो, पढ़ाओ उसे। उसको बता दो कि देख तेरे को पढ़ाई के चक्कर में ये ज़रूरी काम छूट गया आज। इट्स ओके अगर आपका काम के लिए कोई कहता भी है, योर प्रायोरिटी इज़ क्लियर कि मेरे बच्चे की पढ़ाई छूटी पड़ी है। मेरे यहाँ एग्ज़ाम में ना अगर खाना मेरे हस्बैंड ने बनाया रात को कितनी बार, या फिर बाहर से भी आ गया, लेकिन एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ। आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए क्लियर कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। आप बच्चों को पढ़ाना इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाओ, बाकी काम फिर खूंटी पे टांगो। सारे काम हम एक साथ नहीं कर सकते। तो अभी वो जैसे नहीं कर रही ना, तो अभी आप और 1-2 साल बैठो उसके साथ, धीरे धीरे करेगी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, दी मेरी डॉटर 10 साल की है, पढ़ने में एवरेज, बट ये बताइए कैसे पता चलेगा कि उसको किस लाइन में करियर चूज़ कराएं और कब। देखो इस मामले में जहाँ मैंने बच्चों का ट्यूशन लगाया ना, उन मैम ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप ना आगे तक का प्रेशर ना लो बिल्कुल भी, बस एक एक कदम बढ़ते जाओ। जिस क्लास में हो, जो उनसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उनमें अपना 100% दो। जितने अच्छे से अच्छे मार्क्स आए वो अच्छा, आगे जाके ना रास्ते खुद बनते हैं। या फिर ऐसा होता है कि भाई हमारा पहले से विज़न बिल्कुल क्लियर है, जब हमारा बच्चा LKG UKG में कि मुझे ऐसे यही बनाना है, तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें बच्चे के इंटरेस्ट और चॉइसेस के हिसाब से चलना है ना, हर साल बदलती हैं, तो ये समय ही तय करता है। बस हमारे हाथ में इतना है कि जो जिस साल वो पढ़ रहा है उसमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे। नेक्स्ट, हेलो मैम 6 मंथ पहले मेरी कज़िन नंद ने अपने 7 ईयर बेटे के साथ ट्रेन से कटकर मर गई। तब से ही मैं वो सीन भूल नहीं पाती। मेरा भी ऐसा करने का मन करता है, क्योंकि मेरी भी लाइफ अच्छी नहीं है। एक बच्चे पैदा बड़े हो गए हैं, पति के लिए सामने होकर भी नहीं हूँ, अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं, हमेशा कोई खोई रहती हूँ, क्या करूँ प्लीज़ बताएं। देखो ये कोई ना हल नहीं होता। भगवान ने जीवन इसलिए बिल्कुल नहीं दिया था कि आप बड़ी हुएं, पढ़ें, शादी करें, बच्चे पैदा करें, उसके बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं करता तो आप ट्रेन के आगे कट के मर जाएं। जब ऐसे ख्याल आए ना कि मेरी कोई केयर नहीं कर रहा, या फिर मेरी दुनिया में किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक एक्सेप्टेंस आ गई कि मेरी दुनिया में किसी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, उसका कोई रीज़न है। तो जिन लोगों को मेरे जीते जी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप ये भी तो कर सकते हो, आप सच में मरने के बजाय आप अपने दिमाग में ये सोच लो कि आप उनके लिए मर गई, तो ख़त्म हो गया सब कुछ। आप अपनी नई लाइफ शुरू कर सकती हो ना, अपनी तरीके से, जैसी भी आप चाहती हो। दूसरे को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमारी लाइफ हमारी ही है। ये हम ही हैं जिसने अपनी डोर दूसरों को दे दी होती है, और जिस दिन हम वो डोर वापस लेंगे, वो डोर हमारे हाथ में वापस आ जाएगी। ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि हम इससे बंधे हैं, हम उससे बंधे हैं, हम उससे बंधे हैं। कोई किसी से नहीं बंधा, ना पति, ना पत्नी, ना सास ससुर, ना माँ बाप। जिस दिन वो छूटने पे आते हैं ना कि भाई मुझे नहीं किसी से मोह, एक डिटैचमेंट हो गया मेरा, उस दिन वो अलग हैं। ये सारे बंधन हमारे ही तो हैं। और मेरे साथ ये चीज़ एक बार हुई है, व्हेन आई फील कि मर जाते हैं ऐसी लाइफ से, तो इतनी मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी अपनी लाइफ से कि मैं मर जाती हूँ। और मैं मरने के आसान तरीके ढूंढ रही हूँ, जो मैं अक्सर जिक्र करती हूँ ना कि मैं डिप्रेशन में गई थी, लेकिन मैं वॉक कर रही हूँ, लगातार सोच रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, लगातार सोच रही हूँ। और वॉक करते करते ही, मतलब जहाँ मेरा नीचे रूम था ना, वहाँ पर आप यकीन मानो कि उस टाइम पे नीचे कुछ ऐसा हो रहा था जिसका मुझे पता है कि नीचे जाके बवंडर बनना उस चीज़ का। और मैं छत पे वॉक कर रही हूँ रात में, लेकिन मेरे दिमाग में उससे बड़ा बवंडर मचा हुआ था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जी क्यों रही हूँ।
मेरे को लग रहा है कि मैं मरूंगी, अब मेरे को मरना ही है, मेरी लाइफ कुछ काम की नहीं है, बेकार है, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। ठीक है, मैं इस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, तो मुझे घंटा फर्क पड़ रहा है कि नीचे जाऊंगी तो कोई चिल्लाएगा, क्या करेगा, मुझे कुछ सुना ही नहीं आ रहा, क्योंकि उससे शोर मेरे दिमाग में हो रहा है। ठीक है, लेकिन उस शोर को फिर मैंने सुना क्या चल रहा है दिमाग में, एंड मैं वॉक करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, एंड में थॉट यहीं आके अटक गया, और वो चीज़ हमेशा के लिए मुझे समझ में आ गई अपने आप। क्योंकि किससे डिस्कस करेगा आदमी, कौन है जो आपको सही से समझेगा बिना जज करे, या जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ इतना डिटेल में। अभी क्या मतलब इतना भी कोई समझाने में डरता है कि यार इसके घर वाले आके मेरे को कुछ ना कह दें, ये वो। तो गट्स नहीं है किसी में कि आपके साइड लेके या आपको समझ के, आपको बिना जज करे सीधी सीधी आपको एक सलाह दे दे कि भाई तुम इम्पोर्टेंट हो। ये कहने की भी गट्स नहीं है हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड, फैमिली एंड रिलेटिव्स में। वो आपको एक डिप्लोमेटिक ही आंसर देंगे कि नहीं बना के रखो, ये करो वो करो। अरे भाई मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब आप ही खुश नहीं हो, आपके खुद के साथ ही सेटिंग नहीं बैठ रही, आप किसी से क्या बना के रखोगे, और बना के रख भी ली तो उससे क्या ही मिल जाएगा आपको। तो पहले खुद के साथ तो सब कुछ ठीक हो जाए, पहले मुझे तो लगे कि मैं ठीक हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरी लाइफ चल रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं स्टक हूँ, तभी तो मैं दूसरे को कोई खुशी दे पाऊंगी। तो वहाँ पर जो थॉट प्रोसेस चलते चलते ना आत्महत्या से, वो वहीं आके स्टॉप हो गया, जो मैं आपको कह रही हूँ कि जब हमें ये लगने लगता है ना कि हम मर जाते हैं, तो सोच लो आप मर गए। मान लो आपने कोई तरीका अपनाया, जैसे आप इनका बता रहे हो कि ट्रेन के आगे कट के मर गई वो, है ना, मेरे सुनते ही एकदम स्टक करी ये चीज़। मान लो हम मर गए, देन उसके बाद क्या? भाई मैंने पढ़ लिख के नौकरी ली है, ठीक है, इतनी मेहनत से दुनिया भर की चीज़ें सीखी हैं, मतलब शादी से पहले इतनी सारी चीज़ें मैं करके अपने आप के एक बना के पहचान, गवर्नमेंट जॉब लेके सब कुछ करके, और मैं आई हूँ क्योंकि कुछ लोगों की नज़र में मैं सही नहीं हूँ, या फिर मेरे शरीर साथ नहीं दे रहा, मैं बच्चे नहीं पैदा कर पा रही, या कुछ भी है, वो मेरे दिमाग में जो उलझनें चल रही हैं अब वो इतनी बड़ी हो गई कि मैं इन सब को धता बता के और अपना जीवन ख़त्म करने के लिए जा रही हूँ। किसी रिश्ते के लिए इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म कर रही हूँ। तो एंड में बात यही आई थी कि अगर मैं ही ख़त्म हो जाऊँगी, इससे बढ़िया इस रिश्ते को या इन रिश्तों को ही ना ख़त्म कर दिया जाए अपनी लाइफ से। उनके लिए मैं जीते जी मर गई हूँ ना, तो ठीक है, मर गई मैं, अभी मेरी लाइफ है वो तो मैं जीऊँ। कितने लोगों को मिल रही है मेरे सामने, मैंने देखा है ना, मेरी कज़न थी, इतनी सारी थी, लड़के भी थे, लड़कियां भी थे, मेरे कज़न भाई बहन थे, है ना, उनमें से सभी लोग पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कितने लोगों को वो चीज़ें मिल गई जो मैंने अचीव करी, और मैं क्या कर रही हूँ कि किसी ने मुझे कह दिया, कोई मेरी इंपॉर्टेंस नहीं कर रहा, या कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ और अपने साथ उन अचीवमेंट्स को भी। ये चीज़ स्टक करी ना मेरे दिमाग में कि क्या कर रही हूँ मैं। तो भाई मैं हमेशा जब भी इस तरीके का सुसाइड वाला कमेंट आता है, मैं हमेशा इसी चीज़ को बोलती हूँ कि देखो, सुसाइड करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसे ख्याल जब भी आपके दिमाग में आए ना, तो आप मान लो कि आपका घड़ा जो है वो बर्दाश्त करने का वो भर चुका है, अब टाइम है कि उसको फोड़ दिया जाए, ताकि आप एक नए सिरे से सोच सको। तो जिन रिश्तों की वजह से आपको ऐसे सुंदर विचार आ रहे हैं ना कि आप मर गए, आप मर जाओ, तो सोच लिया करो कि आप उन रिश्तों के लिए मर गए, अब आप अपना नया जीवन शुरू कर दो। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप घर छोड़ के चले गए, मैं नहीं चली गई घर छोड़ के, लेकिन ये विचार मन में आते ही आपको एक अलग ही विरक्ति महसूस होगी, आपको किसी की बात से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, आपको किसी के लिए दुख होना बंद हो जाएगा, आपको किसी से ये उम्मीद नहीं रहेगी कोई मेरे को प्यार करे, कोई मेरे को अच्छा बोले तो मैं खुश होंगी। आप अपने साथ रहना शुरू कर देते हो, फिर धीरे धीरे आप अपने साथ खुश रहना शुरू कर देते हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता फिर कोई कह क्या रहा है, आप मस्त हो अपने में। और फिर सरप्राइजिंगली धीरे धीरे वो लोग भी अपने आप सेट हो जाते हैं जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई ये करो, ऐसे मत करो कि मेरी किसी को वैल्यू नहीं है, किसी को वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी वैल्यू खुद करना शुरू करो। आप करती हो अपनी वैल्यू खुद? जो आपको अपनी लाइफ में करना है ना, आप सोच लो आप उनके लिए मर गई, आपकी लाइफ अब कैसी होगी? अब आपको क्या करना है? अब आपकी लाइफ में मान के चलो कोई नहीं है, तो आप क्या करना चाहती हो एग्जैक्टली वो करना शुरू कर दो अब, ठीक है।
और जब कोई उंगली उठाए सीधे कह दो कि भाई तुमने तो इस कगार पे मुझे ला दिया था कि मैं मरने के बारे में सोच रही थी, तो अब तुम तो ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट दी, लेकिन मुझे डर लगता है अपने रूम में मंदिर लाएंगे तो बोलेंगे गोसाई वाला रूम है, फिर भी अलग से लगा के पूजा कर रही है सबके, ये नहीं बताएगी वो कितना ताना मारती थी, बस बोलेगी अलग से पूजा कर रही है, 2 ही रूम है, बेडरूम में मंदिर लगा सकते हैं। देखो बेडरूम में मंदिर वैसे तो मना करते हैं, जहाँ पर गृहस्थ जोड़ा रहता है वहाँ पर मना करते हैं मंदिर। और मुझे लगता है देखो यार ये ताने वाने ना जितना आप असर करोगे अपने ऊपर असर करने दोगे उतना ही होता है। अब इसमें आपके केस में ना दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। जिनके पास ऑप्शन नहीं है लोगों ने लगाए हुए हैं बेडरूम में मंदिर, हालांकि देख के गलत बताते हैं सब उन्हें, लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं होता तो करते हैं। आपके पास ऑप्शन है ना। अब सुनो, आप अगर उस मंदिर में पूजा करने जा रही हो तो भी आपको ताने मिल रहे हैं। अब अगर आप अपने कमरे में लगा रही हो मंदिर तो भी आपको ताने मिल रहे हैं। ताने आपको दोनों साइड मिल रहे हैं, बुरे आपको दोनों साइड लग रहे हैं, तो फिर वास्तु के हिसाब से गलत चीज़ क्यों कर रहे हो। फिर जॉइंट मंदिर जो है उसी में पूजा करते रहो, ताने वो वाले ले लो जो पहले चल रहे हैं, दूसरी चीज़ सोचो ही मत। नेक्स्ट दी, मेरी एक फ्रेंड की शादी को 4 मंथ हो गए, उसे हर मंथ पीरियड आ जाते हैं, तो एक दिन उसकी सास ने कहा मुझे अपना पीरियड का पैड दिखा, होती भी है नहीं। उसे बहुत बुरा लगा, उसके सास से बहुत करने का मन नहीं है क्योंकि वो बात बात पर उसे बच्चे के टॉन्ट मारती है। एंड मेरी फ्रेंड के इसी स्ट्रेस में 3 अबॉर्शन भी हो गए। इस बात के बाद प्लीज़ हेल्प, वो क्या करे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस इन एडवांस। देखो जी, पहली बात तो उसने बेवकूफ़ी करी है सास ने पूछ के, लेकिन अगर अब मैं खुद को ऐसी कंडीशन में देखूँ ना, ऐसी जाहिल औरत अगर मेरे से ये बात कहे, शायद मैं तो दिखा दूंगी हाथ में लेके, ले देख ले तू, ठीक है ना। बदतमीज के साथ बदतमीजी करने में क्या गलत है यार। माना कि उनके लेवल पे आप नहीं जा सकते, ठीक है, तो उनके लेवल पे जाना तब होगा जब आप उनसे कहो, लेकिन अगर कह रही है दिखा ये देख, बदतमीजी है ये तो सीधी। और रही बात इसकी कि उनके टेंशन के चक्कर में अबॉर्शन हो रहे हैं, भैया टेंशन ऐसे बुढ़ियों की सारी ज़िंदगी की रहेगी। अबॉर्शन आपके शरीर में जो नुकसान पहुंचा रहा है आपको उसका अंदाज़ा है। किसकी टेंशन ले रहे हो यार। उनको समझाओ, अपनी सहेली को, ये सारी ज़िंदगी का रोग है। अपना शरीर क्यों नाश कर रही है। मस्त रहे, खुश रहे, ढंग के डॉक्टर को दिखाए, अगर अभी तक नहीं दिखाया डॉक्टर बदल ले, नहीं तो, और सही से दवाई ले जो अबॉर्शन वगैरह ना हो, और स्ट्रेस ना ले इनका। स्ट्रेस लेने लायक भी तो कोई होना चाहिए। पागलों का क्या स्ट्रेस लेना जो पैड दिखा के होती भी है या नहीं। ये बहुत बढ़िया था भाई, जब लगता है ना दुनिया देख ली तभी एक नया किस्सा आ जाता है निकल के। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा DSSSB TGT SST का एग्ज़ाम है, तैयारी तो नहीं कर पाई। मैंने अभी के लिए आंगनवाड़ी वर्कर की जॉब छोड़ी थी, एज 39, HMA BEd की है, CTET क्वालिफाई है, जॉब नहीं छोड़ती तो सुपरवाइज़र बन चुकी होती अब तक। काश आप पहले मिले होते तो जॉब नहीं छूटती। अब भी जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, हर नेगेटिव कोण में भी जॉब मिलेगी पता नहीं, पर हाँ 1 साल में आपसे इतना सीखा कि बुढ़ापे तक मेंटली स्ट्रांग रहूँगी। मेरे बच्चों के जीवन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। थैंक्स दी, प्लीज़ प्रे फॉर माई गुड एग्ज़ाम। बेस्ट ऑफ लक जी, भगवान करे जो जिस काबिल है उसे उसकी नौकरी ज़रूर मिले। अपनी योग्यताओं को कोई भी महिला वेस्ट ना करे। नेक्स्ट, नमस्ते दी, मेरा बेबी 1.5 साल का है, मेरे घर में 5 लोग हैं, सास ससुर देवर, अभी शादी नहीं हुई। मेरे पति और मैं, हमारा खुद का बिजनेस है। प्रॉब्लम यह है कि मेरी सास पैसे कमाने वाली बहू की रिस्पेक्ट करती है जो पैसे कमाए और घर भी संभाले। मेरा छोटा बेबी है और घर के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं, साथ में बच्चों को भी संभालती हूँ। लेकिन मेरी सास मेरे से संतुष्ट इसलिए नहीं होती कि मैं कुछ कमाती नहीं, और मैं कमाना चाहती हूँ लेकिन सब मैनेज नहीं हो रहा। घर में सब करूँ फिर ऑफिस में करूँ, साथ में बच्चा कोई सपोर्ट नहीं करता, हस्बैंड भी नहीं करते। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपके मतलब ये है कि आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप उसमें ज्वाइन कर रहे थे पहले या कर सकते हो, ठीक है, तो आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस सास को इतनी डेस्पिरेशन हो ना कि मेरी बहू कमाए कमाए कमाए, तो अगर थोड़ी भी लॉजिकल थिंकिंग होगी तो फिर वो थोड़े बहुत जो घर में ऊपर नीचे होंगे काम उनमें नहीं करेगी तुनक मुनक। और अगर करती भी है, आपके पास जवाब है, आपको कमाने वाली बहू चाहिए थी, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना पड़ेगा ना भाई। कुछ काम तो छूटेगा, फाड़ के 2 तो हो नहीं सकती, मेरा क्लोन तो है नहीं। लेकिन घूम फिर के ना इसमें फ़ायदा आपका ही होगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाओगी, आप कमाने लगोगे, आपके हाथ में अपने 4 पैसे होंगे। घर का काम थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास उसका बिल फाड़ने के लिए आपकी सास की यही जिद काम आएगी कि भाई मेरी बहू कमाने वाली हो। ठीक है, तो सब कुछ मैनेज एक साथ करने की, परफेक्ट होने की कोई कोशिश मत करो। अगर जॉब कर सकती हो कर लो, सेकंड प्रायोरिटी रखो बच्चा, थर्ड प्रायोरिटी रखो घर। जैसा हो जाए बेहतर से बेहतर, लेकिन प्रेशर मत लो। नेक्स्ट, दी मैं टेलर हूँ, घर काम मैं भी देखती हूँ, दुकान से 9 बजे आती हूँ, प्लीज़ दी मेरे लिए टाइम टेबल बताओ। देखो सबका टाइम टेबल ना अलग होता है। अब मेरे घर में एक रोटी एक सब्जी खा लेते हैं, दिन की रोटी अगर सब्जी अगर बच गई है, रोटी सेक ली वो भी खा लेंगे, है ना। लेकिन सबके घर में अलग अलग हिसाब होता है। मेरे घर में अगर मैं रोटी सेक के रख दूँ 1 घंटा पहले तो हम खा लेंगे। वैसे तो गर्म ही सेकती हूँ, क्योंकि जब मैं होती हूँ तभी रोटी सेकते हैं, दिन में यूजुअली चावल, लेकिन हर जगह नहीं होता ना। तो मैं किसी के लिए टाइम टेबल बनाऊँ ऐसा हर जगह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट एक चीज़ है कि कुछ बेसिक काम होते हैं, है ना, वो 7 मैंने हमेशा गिन के बताए हैं। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन डस्टिंग 5, छठा बच्चों को पढ़ाना, है ना, और 7वां होता है खाना। अब इन 7 कामों में से आप कितने अपनी दुकान पे जाने से पहले करेंगी, कितने दुकान पे जाने के आने के बाद करेंगी, ये आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। किस काम को कितने घंटे आप दोगे, ये शेड्यूलिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको कपड़ों में कितना घंटा डेली लगता है, बर्तन में कितने घंटे डेली लगते हैं, कितने काम आप खुद करोगी, कितने मेड से कराओगी, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन काम ये 7 ही है। तो इन 7 कामों में ही घूमती है सारी गृहस्थी, और इनसे ऊपर कुछ नहीं है। इन्हें आपको सेट करना है कि कितने मैं पहले करूँ और कितने बाद में। नेक्स्ट, हेलो मैम नमस्ते, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा बेटा 5 साल का है, यूकेजी क्लास में है, एलकेजी क्लास में वो दूसरे स्कूल में था, स्कूल घर से दूर था, इसलिए अभी बार यूकेजी में उसका स्कूल चेंज कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका जो एलकेजी वाला स्कूल में उसका इसी साल भी एडमिशन करवा दिया था। ओनली 15,000 रुपये दिए गए थे एनुअल चार्ज। उसके बाद बेटे का एडमिशन हमने गाँव में करवा दिया, वहाँ अलग फीस भर दिया। प्रॉब्लम यह है पहले वाले स्कूल में बच्चा एक भी दिन नहीं गया, लेकिन पूरे साल का एनुअल फीस वहाँ जमा करवा दी। अब उस फीस को कैसे वहाँ से प्रिंसिपल से लें, वो नानुकुर करता है। प्रिंसिपल सर प्लीज़ हेल्प, 15,000 ही हस्बैंड की सैलरी है, कैसे निकालें अपनी मेहनत की कमाई। भैया अब इसमें कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, या तो बहुत लंबी लड़ाई आगे तक इनकी कंप्लेंट वम्प्लेंट होती हो वो है। लेकिन जब इतनी कम कमाई है ना, और हमने अपने 1 महीने की तनख्वाह स्कूल में लगा दी, तो हमें लगाने से पहले सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। ये यहाँ गलती आपसे हो गई। उनके हलक से पैसे निकालना, या तो भैया दबंगई दिखाओ, या आपकी कोई जान पहचान निकल आए, इस तरीके से ही निकलते हैं। इतनी आसानी से ये लोग पैसे देते नहीं, जितनी मुझे नॉलेज है। नेक्स्ट, आपकी कोई जान पहचान में ऐसा हो ना जो प्रिंसिपल को पर्सनली जानता हो, या जिसका थोड़ा रसूख हो, कुछ हो, तभी मतलब आसानी से निकल पाएंगे। नेक्स्ट, हेलो दी हमारी सास को दोनों बहुएं यानी कि मैं और मेरी जेठानी खराब लगते हैं। हम दोनों की शादी को 3 साल हुए, ससुर जी नहीं है, मेरी मदर नहीं है। तो मैं जब से शादी करके आई हमेशा यही सोचा कि सास के साथ अच्छा बॉन्ड बनेगा, माँ की तरह सम्मान दिया, बहुत कोशिश की उनको खुश रखने की, पर वो पीठ पीछे बुराई करती हैं रिश्तेदारों से, और पति को भी भड़काती हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहू बेटे अच्छे से रह रहे हैं, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है। एक बेटा और जेठानी की एक बेटी है, फिर भी खुश नहीं है। दोनों बहुओं में दिक्कत लगती है। अब उनसे बस काम से काम की बात करती हूँ, ऐसा क्या करें कि वो अच्छे से रहें दोनों बहू के साथ, और ऐसे बुराई ना करें। दोनों बहुएं अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं और यही चाहती हैं कि वो अच्छे से रहें हमारे साथ प्यार से। अब मैं आपको कहूँ आपको बुरी लगेगी, लेकिन आपके चाहने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। बस आपके हिस्से का जो काम है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो आपका है, लेकिन सामने वाला कैसा रिएक्ट कर रहा है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। जिसको नहीं करना ना आपसे प्यार, वो नहीं करेगा। जैसे लैला मजनू वाला प्यार होता है ना, रोमांटिक एंगल, सॉरी पर मुझे आपसे प्यार नहीं है, वो हर रिश्ते में है। अगर किसी को आपसे मोह नहीं है ना, तो नहीं है, कितना भी उसके लिए दिल निकाल के रख दोगे नहीं होगा। तो आपकी सास से उम्मीद रखना बंद करो। अच्छी बात यह आप दोनों जो बहुएं हैं उनकी सोच एक जैसी है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉन्डिंग सही होगी। एक दूसरे के साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करो, जितना मिल जाए ठीक, नहीं मिले कोई बात नहीं।
ज़बरदस्ती आप किसी से प्यार नहीं करवा सकते, ये बात समझ लो। नेक्स्ट, नमस्ते जी, मुझे ये पूछना है स्किल कैसे पहचानूं, समझ नहीं आ रहा। मैं आपकी एज की हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं, पढ़ी लिखी हूँ बट जॉब नहीं कर पा रही आफ्टर मैरिज। 8 साल हो गए, बिफोर मैरिज टीचिंग करती थी, इस बार रिज्यूम दिए हैं, अभी कहीं से कॉल आई नहीं। बट मैं कुछ घर पर भी करना चाहती हूँ, बट घर रहकर बच्चियों के साथ मेंटली और फिजिकली थोड़ी वीक हो गई हूँ, इसलिए स्किल नहीं फाइंड आउट कर पा रही हूँ। प्लीज़ गाइड मी, कैसे फाइंड आउट करूँ। भाई, आपको क्या अच्छा लगता है ये आप पकड़ नहीं पा रहे। स्किल क्या होता है? जो हम औरों से अच्छा करके दे रहे हों, या एक बार सेट होता है कि हम उतना अच्छा कर रहे हैं, वही तो हमारी स्किल है। तो आपको क्या करना पसंद है, किस काम में आप खुश होती हो करके, उसी को बढ़ा दो, वही आपकी स्किल बन जाएगी। ज़माना ऐसा है कि अब तो ये चीज़, मतलब मैं समझ के कहती हूँ कि अब हर चीज़ के लिए पूछताछ है। अब ऐसा नहीं कि आपके पास 2-4 ही काम है। तो आपको पसंद क्या है करना, वही आपकी स्किल बन जाएगा। नेक्स्ट, दिया आपने इस वीडियो में मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। इसमें मैंने बोला था कि बार बार अप डाउन से मेरे बच्चों की स्टडी पर इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, मैंने ये पढ़ा था बाद में कि मैं समझ नहीं पाई। बच्चे आपके साथ रहते हैं, लेकिन 1-2 दिन की छुट्टी लेने से बाद में बार बार वहाँ जाना पड़ रहा है आपको, अपने सास ससुर के घर, है ना। तो बार बार जो बच्चों की छुट्टी हो रही है, उस वजह से आपके बच्चों की पढ़ाई पे नुकसान हो रहा है। अब मैंने ये समझा, है ना। मैं अभी पूरा नहीं पढ़ रही, आपका बहुत बड़ा है, लेकिन बात यह है कि बार बार आपको अपने ससुराल जाना पड़ रहा है और उसकी वजह से बच्चों का स्कूल छूटता है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है। भैया, आप इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करो कि वो चले जाएं और आप बच्चों के साथ यहीं रहें। या फिर अगर घर के, जैसे दिवाली की सफाई वफाई का जिक्र कर रहे हो, तो आप ये कर दो कि जी मेरे को भेज दो, अगर वो कपड़े, मतलब अपना खाना कपड़े मैनेज कर सकते हो। लेकिन बच्चों की छुट्टी ना के बराबर होगी, एक जना यहाँ रहेगा। शुरू में 1-2 बार लगेगा अजीब, लेकिन फिर बाद में एक आदत हो जाएगी कि भैया बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है, एक जना वहाँ पर है, तो वहाँ की जिम्मेदारी भी निभ जाएगी और यहाँ की भी। आप दोनों मिलके, अगर आपके बच्चे की पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी है और आपकी है, आपके हस्बैंड की भी नहीं है ना, तो फिर आप पढ़ जाओ कि इनकी छुट्टी नहीं होगी, या तो मैं रुकूंगी या तो आप रुको, तब होगा। नहीं तो फिर बिल्कुल ही जाना आना बंद हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कैड़ा पड़ना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि जितना आप बता रहे हो ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है सच में। ऐसे बच्चों की पढ़ाई बहुत ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपको बच्चों के हाइट बढ़ाने के टिप्स पता हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अरे भैया, नहीं पता होते तो मैं अपनी बढ़ा लेती। फिर अब मेरी आराध्या रह गई आरोही से थोड़ी सी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, तो ऐसी कोई टिप विप नहीं होती। बाकी आसन है, फिजिकल एक्टिविटी है, सुना तो है, अब कुछ असर कर जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे नहीं लगता कि अपने जीन्स से कोई लड़ सकता है। नेक्स्ट, हेलो दी, आपसे पूछना है कि हमने न्यू हाउस बनाया है, एक ऐसा रिलेटिव है जो आके हमारे घर में नुस्खा निकाल के गया है। मैं मन दुखता है ऐसे रिलेटिव से, क्या करें। देखो, जब हम अपना घर, मान लो मैं हूँ, अगर मैं अपना घर या कंटेंट यूट्यूब पर डाल रही हूँ, है ना, जब कोई आता है हमारे घर या कोई हमारी लाइफ को देख के वो फ्री होता है टिप्पणी करने के लिए, तो हमें इतना मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि वो हमारे घर के बारे में अच्छा या बुरा जो भी बोलेगा वो बोल सकता है। थोड़ा सा लेना सीखो, क्योंकि पूरी दुनिया की सोच एक सी नहीं होती, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इस चीज़ को मन में मत लगाओ। आपने जो बेस्ट पॉसिबल होगा उतना अपना घर अच्छा बनाया होगा, हर कोई यही करता है। तो बस उस पर रहो कि जो आपके बस में था आपने वो सब कुछ कर लिया। अभी किसी को पसंद नहीं आया, इट्स नॉट योर फॉल्ट, उसे थोड़ी रहना है, आपको रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाय दी, आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी। मैं हैदराबाद में जॉब करती हूँ। यहाँ मैंने मेरे पति ने ज़ोर तोड़ लगाकर एक फ़्लैट लिया है। मुझे ज़मीन के साथ घर लेना था, पर उन्हें फ़्लैट। अभी कोलकाता, जो कि मेरा होम टाउन है, मुझे वहाँ अपना कुछ बनाना था। इन लॉज के साथ कम समय के लिए भी जाऊँ तो छोटी फ़्लैट है, उनकी प्रॉब्लम होती है बच्चों को लेके और मेरे डिफरेंसेस उनके साथ, वो बात अलग। पर हस्बैंड बोलते हैं एक फ़्लैट है हैदराबाद में और एक इन लॉज का घर है कोलकाता में, वही बहुत है। 2 बच्चे की स्टडीज़, घर के खर्चे और बहुत कुछ है। पैसे रखने चाहिए, 2-2 घर की EMI ज़्यादा हो जाएगा। क्या करूँ? कोलकाता में जान बसती है, कुछ दिन जाने का भी मन होता है तो पाँव रुक जाते हैं, क्योंकि इतने ताने सुनने मिलते हैं और मैं का बोल के कुछ है ही नहीं।
देखो, अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है ना, और 2 घर की ईएमआई से आपकी चरमरा जाएगी अर्थव्यवस्था घर की, तो आपको नहीं लेना चाहिए घर। कभी कभी की बात है ना। लेकिन या तो ये कर सकते हो कि पहले घर की ईएमआई वगैरह चुका दो, उसका लोन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दो, उसके बाद दूसरा सोचो। सही कह रहे हैं वो। ये थोड़े दिन के ताने और ये सब के चक्कर में अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो पहले पैसों का जुगाड़ देखो कि एक्चुअली हैं इतने, तो सोचो, नहीं तो रहने दो। नेक्स्ट, क्या मैं आपकी वीडियो का शॉर्ट में बनाकर अपने चैनल पर डाल सकती हूँ? मुझे नहीं पता भाई, इसका कॉपीराइट वाला चक्कर आएगा या क्या होगा। तो इसके बजाय आप वो कर सकते हो ना, क्लिप करके। मेरे ख्याल में उसमें कुछ नहीं होता, आप क्लिप करके शेयर कर दो तो भी। नेक्स्ट, दी प्लीज़ एक वीडियो घर के वास्तु पर भी बनाओ, कैसे सेट करें वास्तु के हिसाब से घर। आई एम नॉट द राइट पर्सन यार। मैंने किताब पढ़ के अपने घर के लिए कर लिया जितना मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है उसके लिए मैं सही बंदी नहीं हूँ। या तो आप खुद किताब पढ़ो जो एक्सपर्ट्स ने लिखी हैं, उसके हिसाब से आप देखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता। थोड़ा बहुत पता हो ना, या मैंने अपने घर में अप्लाई कर लिया, वो चीज़ अलग है। मैं दूसरे के घर में बताऊँ, वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट, मैम आप जो ग्लिसरीन यूज़ करते हो अपने फेस के लिए, नाइट स्किन केयर के लिए जो आपने बनाया, उस ग्लिसरीन के बारे में बताइए। जनरल स्टोर से लेते हैं, मेडिकल से? सेम ही है वो, क्या नाम है पता नहीं, ग्लाइको कुछ करके, एक ही है। हर बार दिखाती तो हूँ, और वो दोनों जगह मिल जाती है, मेडिकल स्टोर पे भी और जनरल स्टोर पर भी। कोई और ग्लिसरीन ले सकते हैं क्या, ठीक रहेगा? ग्लिसरीन तो मैंने तो यार इतने सालों में देखा तो वो एक ही मिली है मुझे तो, और जो मिल रही है ठीक है। ग्लिसरीन तो ग्लिसरीन ही है, उसमें मुझे नहीं लगता कुछ खास फ़र्क पड़ेगा, बस ग्लिसरीन होनी चाहिए। नेक्स्ट, दी मुझे नहीं पता था कि ऐड से आपकी इनकम होती है, आपकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं, लगता है दिन भर सुनती रहूँ। हाँ जी। आप हमारे लिए इतना टाइम निकालती हो, हम आपके लिए 1 मिनट का एड्स तो देख ही सकते हैं। आपके कारण लाइफ सॉर्टेड लगने लगी है। थैंक यू सो मच दी, लव यू। थैंक यू जी। आप देख लेंगे ऐड तो इसमें रेवेन्यू अच्छा बनेगा, मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट, आई लव यू दीदू, आपकी हर एक वीडियो से मेरे अंदर के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। गट्स होने चाहिए वाली बात सही है। पता है, ये मैं जो आपके कमेंट पढ़ रही हूँ, मैं आपका नाम ले लेती हूँ, स्वाति जी। आपके मैंने शायद 20-25 कमेंट्स पढ़े, और कई बार मैं छोड़ भी दिया करती थी बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक एंड सेम रिपीटेडली बहुत सारी चीज़ें आप लिखते थे, और मैं हमेशा आपको बताती थी कि कैसे सॉर्टेड होना। कई बार छोड़ देती थी, लेकिन बहुत बार बताया। और अब आपके कमेंट्स में इतना फ़र्क मुझे महसूस दे रहा है सच में, कि मुझे लगता है कि आप सॉर्टेड हो गई हैं। काफ़ी हद तक आपको उलझनों का रास्ता निकलने लगा है। ईश्वर आपकी मदद करें और आप जल्दी ही अपने जीवन की उलझनों को सुलझा पाएँ। नेक्स्ट, योर टॉक इज़ लाइक अ लाइफ लाइन, यू हैव अर्न रिस्पेक्ट एंड लव, जो पैसे से भी नहीं मिल सकता। जी, मुझे भी यही लगता है कि छोटी सी सही मेरी यूट्यूब फैमिली, लेकिन शायद मैं अपने बारे में अगर ये कहूँ कि मैंने लोग कमाए हैं तो मैं गलत नहीं होंगी। और उम्मीद करती हूँ कभी भगवान आप लोगों से लाइव मिलने का मौका देगा, जब मैं आप लोगों से इकट्ठे मिल पाऊँ, और शायद तब मेरा दिल खुशी से भर जाएगा उस दिन। नेक्स्ट, आप टाइम से अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं अभी ये कमेंट कर रही हूँ। शादी के पहले मैंने बीएफ और बेस्ट फ्रेंड का धोखा देखा है, और फादर की डेथ एक साथ। फिर घर चलाने के लिए बहुत मेहनत की। शादी के बाद जिसने जो बोला वही किया, फिर भी कोई खुश नहीं। बेटी अच्छी है पर बेटी को ऑटिज्म पता चला, ये सब में फैमिली का सपोर्ट की उम्मीद की थी, और मिला लड़ाई झगड़ा और गाली। हस्बैंड भी सासू की बोली बोल रहे हैं, आपको सालों से फॉलो करती हूँ, पर अब मुझे ज़िंदगी ख़त्म हो रही फील हो रही है। भगवान भी आंखें बंद कर रखी हैं मेरे लिए। जो मैंने अभी सुसाइड वाला एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करा था ना, उसको दोबारा आप पीछे जाके सुन लो एक बार फिर से। अगर हमारी लाइफ ना ऐसे मोड़ पर आ गई है कि उससे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इसका मतलब हमें अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर लोग आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, ठीक है। और ऐसे लोग अक्सर आपको, एक कोटेशन है ना, रॉन्ग पीपल पुट्स यू इन द राइट वे, वो धक्का देते हैं आपको खुद से दूर करने के लिए। तो बी थैंकफुल फॉर देम। तो अब ठीक है, कोई नहीं मान रहा आपकी वैल्यू, कोई बात नहीं। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना शुरू करो, अब अपने साथ रहना शुरू करो बजाय दूसरे के साथ उम्मीद रखने के। फिजिकली वहाँ रहो, उसी घर में रहो, उन्हीं रिश्तों में रहो,
लेकिन मेंटली सबसे डिटैच होके अपने साथ रहना शुरू करो। इट्स टाइम टू रीलिव। नेक्स्ट, हाय दी, मैं कुछ दिन के लिए दिवाली में मैके गई थी तो मेरी सास मुझसे कहा कि मेरा बेटा तुम्हें वापस घर बुलाने वाला नहीं था। उसने मुझे कहा कि कितने दिन मायके में रहती है, रहने दो। लेकिन मैं बोली कि बहुत दिन हो गए, बहू को लेके आओ, फिर बेटे का स्कूल भी तो है। तब जाके वो मान गया और उसने तुम्हारी टिकट कटाई, नहीं तो तुम अपने माँ बाप के घर ही पड़ी रहती। तो ऐसा सास ने कहने के बाद मैंने अपने पति से पूछा, क्या सच में मेरे बारे में आपने ऐसा कहा? क्या मेरे साथ आप रहना नहीं चाहते क्या? तो वो बोले, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला कि छुट्टियों में रहने दो मायके दीदी। मेरी मुझे झूठ क्यों बोली, क्या चाहती है समझ नहीं आ रहा। व्हाट टू डू, प्लीज़ आंसर मी, सॉरी। थोड़ा सवाल लंबा हो गया। सिंपली वो आपकी और आपके पति की लड़ाई करवाना चाह रही है, और दूसरा एक और पॉलिटिकल वो खेल रही हैं कि आप इन चक्करों में आएँ, इन बातों में आएँ, और आप अगली बार मैं के या तो जाएँ ना, और जाएँ तो ज़्यादा दिन रुकें ना। ये है उनकी सोच। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने आपसे सासू जी के फैशनेबल होने की बात शेयर की थी। मुझे उनके सजने संवरने से कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें मेरा तैयार होने से दिक्कत है। ज़रा सी भी रेडी होती हूँ तो कहती हैं शाम होते ही, गाली लिख रखी है, की तरह तैयार हो जाती है। बालों में कलर करूँ तो उन्हें तकलीफ़, उनके कारण मैंने लिपस्टिक लगानी छोड़ दी, और क्या क्या छोड़ दूँ समझ नहीं आता। आप बताइए। कुछ मत छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो। जितना तैयार होती हो उतना ही हो, ना ज़्यादा ना कम। और जिसको जो कहना है कहे, बस। नेक्स्ट, हेलो मैम, हमारे नेबर हैं जिनके साथ पहले से ही मेरे ससुराल वालों की अनबन होती रहती थी। उनके वो पड़ोसी अंकल की गाली गलौज करने की बहुत आदत है। कुछ भी हो तो बात नहीं, सीधे गालियाँ बकते हैं, बट हम लोग कभी भी कुछ नहीं कहते। उसके साथ हम जीत नहीं सकते चिल्लाने में। एक दिन ऐसे ही बेमतलब गाली दे दिया तो मेरे देवर को भी गुस्सा आया और उसको खींच कर बाहर लाया। तब से वह अंकल जी हमारे घर के आगे आते जाते थूकता रहता है। अपने घर से भी हम कोई भी देखे तो थूकने लगता है। मैं बहुत इरिटेट हो गई हूँ, ये सब देख के क्या करूँ ऐसे लोगों के साथ। ये दिमाग से पैदल लोग ना बड़े हार्ड टू हैंडल होते हैं। तो फर्स्ट तो ऑप्शन वही होता है कि जस्ट इग्नोर, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कई बार इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होता। कब तक आदमी वो करेगा, और एक दिन आके वो फट पड़ा था। लेकिन यही कहूँगी, बेस्ट वे इज़ इग्नोर। रिएक्शन देने जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं। जिस दिन आप रिएक्शन दोगे कुछ गलत ही होएगा, है ना। हो सके तो इग्नोर, और कुछ नहीं है। जितना भी बोलोगे बात खराब ही होएगी। नेक्स्ट, मैम, एक हस्बैंड मदर सिस्टर के साथ दे रहे हैं और उनका साथ पाके उनकी मदर सिस्टर वाइफ को हमेशा परेशान करती हैं। हस्बैंड भी उनका साथ दे तो किसकी गलती है? चारों की, सास नंद की भी, पति की भी, और आपकी भी। अब आपकी कैसे सोच रहे होंगे ना। अगर हमें कोई परेशान कर रहा है, मेरे को कोई परेशान कर रहा है, मेरी गलती नहीं है, मैं परेशान हो रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद रख रही हूँ कि मेरा पति मेरा साथ देगा, मैं तो खुद बैंड बजा दूँ। नेक्स्ट, हाय दी, मैं मायके गई थी रहने के लिए। तब मेरे हस्बैंड अपने पेरेंट्स को डेली फ़ोन करते थे कि अकेले है पीछे से। तो उनकी मम्मी ने थोड़ी सी बात की होगी तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोल दिया कि आप अपनी बहनों से तो इतने हार से बात करती हैं, मैं करूँ तो बात नहीं आती। अभी फ़ोन कट नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ बोला होगा कि उसको बड़ी पड़ी रहती है मेरी बहनों की। तो मेरे हस्बैंड ने सुना होगा और भी बहुत कुछ। अब हस्बैंड ने इतने दिनों से उनसे बात नहीं की। मेरी मासी सास है, वो मेरे ही नंबर पर कॉल करती हैं। ससुर बाहर भी जाते हैं, इसलिए मासी के घर से कॉल आया। मैंने सास को बोला कि मासी का कॉल आ रहा है, बात करो। तो उन्होंने गुस्से में बोला, नहीं करनी बात, बोल दो नहीं हूँ घर पर। अब समझ नहीं आ रहा इसमें मैं क्या करूँ। तब तो मैंने उनसे बात कर ली, बट अब नेक्स्ट टाइम फिर से आएगा तो क्या बोलूँ। मेरी सास को भी डायबिटीज़ है, मासी भी बीमार रहते हैं। हस्बैंड को बोला तो बोलते हैं मर्जी है उनकी, ना करें, हस्बैंड आर्मी में है, घर तो मैं ही रहती हूँ। ऐसे सबका फेस बने हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। आप अपनी सासू माँ को समझा सकती हो कि ठीक है उन्होंने कह दिया यार, उनसे ही बात कर लेती थोड़ी, क्या पता उन्हें और बात करनी थी, या वो उनको ही समझाओ जो वो बात को पकड़े बैठी हैं। मौसी से अभी कुछ मत कहो, क्या पता सुधर ही जाए उनकी हालात, है ना। तो जब लगे आपको कि मुझे कुछ ठीक करना ही है, वैसे भाई अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब एक हो जाते हैं, एंड में हम ही बुरे बनते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ना ही है तो आपको जो समझाने वाला आइटम है वो आपकी सास है, उसको समझाओ कि इतना ज़्यादा दिल पे ना लगाए।
नेक्स्ट, हेलो दी कैसे हो आप बच्चों और खुद के पुराने कपड़ों का क्या करते हो? डोनेट ही करते हैं। बाकी मेरे पुराने कपड़े मैं किसी को नहीं देती। मेरे 15-15 साल पुराने कपड़े भी रखे हैं, मैं उनको रखती रहती हूँ। जब मेरा साइज़ चेंज होता है मैं उनको पहन लेती हूँ। साड़ियाँ सब एक जगह रखी हुई हैं, ब्लाउजेज मल्टी वाले हैं कि इधर उधर मैच होते हैं। बाकी सूट वगैरह भी मैं वो ही डोनेट करती हूँ अपने, जो मुझे पता है कि बिल्कुल ही अब मैं पहनूंगी ही नहीं। रीजंस हैं बहुत गिने चुने, नहीं तो मैं अपने कपड़े तो किसी को देती नहीं, क्योंकि मेरा साइज़ जल्दी बदलता नहीं। बाकी बच्चों का है, जब वो बड़ी हो गई उनके साइज़ छोटे हो गए, तो उनके जो छोटे होते हैं कपड़े, मेरे स्कूल के बच्चे हैं उस लायक, मैं उनको जाके दे देती हूँ और वो बहुत शौक से पहनते हैं। नेक्स्ट, हेलो दी कैसे हो आप? चलो, मेरे देवर की शादी है, मेरी 2 देवरानी, मेरी 3 नंदे बारात में लहंगा पहनेंगी। मेरी बड़ी सास की बेटी ने मेरे हस्बैंड को कॉल किया था कि हम सब लोग शादी में लहंगा पहनेंगे, उसको भी दिला दे, इसलिए कि कुछ बोले ना कि उसको नहीं दिया। लेकिन अब मेरा मन उठ गया, उनका काम बंद है सेविंग के नाम पर। 1,000 भी नहीं है, अभी बेटे की फ़ीस देना है। हस्बैंड बोल रहे हैं मैं कर्ज लेकर दिला दूंगा, पर दिलाऊंगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं बारात ही नहीं जाऊंगी, पर कर्ज लेकर कपड़े नहीं पहनूंगी। क्या मैं सही हूँ? मेरे हस्बैंड इस गिल्ट में हो गए हैं कि 8 साल में मैंने तुम्हें अच्छा कपड़ा तक नहीं दिलाया, तुम पहनने की उम्र में सब कर रही हो। अगर नहीं गई तो वो और भी टेंशन में होंगे, प्लीज़ गाइड मी। सबको मेरी सास ने शादी में लहंगा दिया है, मुझे नहीं, क्योंकि मेरी सास को कोई और पसंद थी, उनकी सास को मैं थी, इसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ देती हैं। कर्जा लेके लहंगे लेने की कोई बात ही नहीं है। अभी मैंने लहंगा हॉल शेयर करा है, 1,000 के अंदर में लहंगे हैं। बात अगर सिर्फ लहंगा ही पहनने की है, इतने तक के आदमी साड़ी भी पहनता है, सूट भी पहनता है, इससे ऊपर के, है ना? तो लहंगे इतने महंगे नहीं है कि उसके लिए कर्जा लेना पड़े और पहन लो। बाकी बिल्कुल आप सही और समझदारी वाला डिसीजन है कि लहंगा लेने के लिए कर्जा लेके हम बारात करके आए, कोई समझदारी नहीं है। आपकी जो हस्बैंड की गिल्ट है ना कि भाई मैं तुझे कुछ दिलवा नहीं पाया, तो उनको पहन के दिखा देना कि देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, 1,000 रुपये से कम में भी, या 1,000 में, है ना? नेक्स्ट दी, प्लीज कुछ कुकिंग वीडियोस के लिए अच्छा सा ट्राइपॉड बताओ विद रिंग लाइट, अफोर्डेबल भी हो। रिंग लाइट वाला तो बहन देखो, ये जो मैंने ले रखा है अभी जो सामने खड़ा है, अफोर्डेबल नहीं है, 4,500 का था। मतलब मुझे लगता है स्टार्टिंग में अगर कोई नहीं करना चाह रहा उस हिसाब से महंगा है, लेकिन इसके अंदर वज़न बहुत है। दूसरा एक ये रखा है, देखो ये कुकिंग वीडियो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ओवरहेड वाला, ठीक है? तो इसमें ये 1,800 कुछ का है, 1,850 का है ये। और हाँ, 1,650 का या 1,850 का है, मतलब इसमें इससे भी बड़ी लाइट है, 100-200 रुपये के फ़र्क में, अंडर 2,000 है। तो ये आप ले लो ना, तो ये ओवरहेड है ऐसे करके, और कुकिंग वीडियो में बढ़िया काम करेगा, ठीक? तो यहाँ पर एपिसोड 149 के मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा, वाओ, और सारे कर दिए हैं। एपिसोड शायद 1 घंटे से ऊपर का हो गया होगा। फिलहाल आपको आंसर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका कोई कमेंट हो तो टाइप कर देना, किसी और के मतलब का लगे जैसे वो सुसाइड वाला था तो उसके लिए प्लीज़ शेयर कर देना अगर किसी के मन में ऐसे ख्याल आ रहे हों आपकी जानकारी में तो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार कुछ और हो ना हो, कोई भी महिला अपने गुणों को व्यर्थ ना करे, अपनी एबिलिटीज़ को वेस्ट ना करे किसी और के मुंह बनने या बुरा लगने के चक्कर में। और आज का मोरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं कहूँ, कोई आपकी कदर नहीं करता, कोई बात नहीं, आप अपनी कदर खुद कर लो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।